नमस्कार दोस्तों। अपन पढ़ रहे थे साझेदारी के प्रकार। पहले वाले भाग में अपन यहाँ तक ही पढ़े थे। इसके बाद में अपन इस भाग में अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। साझेदारी के प्रकार चार आधारों पे हैं: दायित्व के आधार पर, समय के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और वैधता के आधार पर। तो सबसे पहले अपन देखेंगे दायित्व के आधार पर साझेदारी कितने प्रकार की होती है। तो दो प्रकार की, सीमित दायित्व वाली साझेदारी और असीमित दायित्व वाली साझेदारी। अब इसमें मोस्टली अपन को ध्यान रखना है, सीमित दायित्व वाली साझेदारी किसे कहते हैं। ऐसी साझेदारी या ऐसा साझेदारी व्यवसाय जिसमें अगर दायित्व बढ़ जाते हैं तो जो साझेदार है उसकी पूंजी के तक ही सीमित होते हैं। ऐसे यानी ऐसा व्यवसाय, ऐसा साझेदारी व्यवसाय जिसके दायित्व साझेदार के पूंजी तक ही सीमित हो, उसे तो बोलते हैं सीमित दायित्व वाली साझेदारी। और ऐसा व्यवसाय जिसमें दायित्व असीमित हो, यानी पूंजी तक सीमित न होकर के असीमित हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे, असीमित दायित्व वाली साझेदारी। मान लीजिए ए और बी दो साझेदार हैं। ए ने 10,000 रुपये लगवा करके व्यवसाय प्रारंभ किया और बी ने 20,000 रुपये लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया। अब दायित्व बढ़ गए। मान लीजिए दायित्व 35,000 है। दायित्व कितने हैं? 35,000 है। जबकि इसकी पूंजी 10,000 है, इसकी पूंजी 20,000 है। तो वो केवल 10,000 और 20,000 अपनी पूंजी तक ही सीमित रहेंगे। यानी जो शेष 5,000 है वो 5,000 नहीं लाएंगे, यानी निजी तौर पे वो नहीं लाएंगे, अपनी निजी संपत्ति से उसका भुगतान नहीं करेंगे। वो तो है सीमित दायित्व वाली साझेदारी। और ये 5,000 भी घर से ला करके भुगतान करना पड़ेगा, वो किसमें? असीमित दायित्व वाली साझेदारी। ये मोस्टली अपन को ध्यान रखना है कि जहां तक दायित्व पूंजी तक सीमित हो उसे तो कहते हैं सीमित दायित्व वाली साझेदारी, और जो पूंजी तक सीमित न होकर के असीमित हो उसे बोलते हैं असीमित दायित्व वाली साझेदारी। फिर इसके बाद में दूसरा जो अपने स्टेप आता है, दूसरा आधार है समय के आधार पर। समय के आधार पर भी दो प्रकार की होती है, एक निश्चितकालीन साझेदारी और एक होती है अनिश्चितकालीन साझेदारी। अब निश्चितकालीन कैसे, देखिए मान लीजिए कोई साझेदारी व्यवसाय वो 5 वर्ष तक है। आपके कंफर्म है कि 5 वर्ष तक अपने व्यवसाय प्रारंभ करना है और वो फिक्स 5 वर्ष के बाद में क्या हो जाएगा, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो उसको तो बोलते हैं निश्चितकालीन साझेदारी, यानी 5 वर्ष पूरे होते ही साझेदारी स्वतः क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और इसके बाद में एक होती है अनिश्चितकालीन साझेदारी, जिसका कोई निश्चित समय नहीं होता है। जब भी समाप्त करना है तो साझेदार आपस में सहमति से क्या कर सकते हैं, साझेदारी को समाप्त कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं अनिश्चितकालीन साझेदारी। निश्चितकालीन साझेदारी में क्या होता है, समय फिक्स होता है, जैसे कि 5 वर्ष है, 10 वर्ष है, 15 वर्ष है, जो भी फिक्स होगा, और वो समय समाप्त होते ही साझेदारी स्वतः क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये है निश्चित और अनिश्चितकालीन साझेदारी। फिर अगला है उद्देश्य के आधार पर साझेदारी। उद्देश्य के आधार पर सबसे पहले ऐच्छिक साझेदारी। ऐच्छिक यानी जिसका कोई उद्देश्य निश्चित नहीं होता है, जिसका पहले से कोई उद्देश्य निश्चित नहीं होता है, इच्छा के अनुसार आप उसको क्या कर सकते हो, साझेदारी को समाप्त कर सकते हो, उसको बोलेंगे ऐच्छिक साझेदारी। और एक होता है विशेष साझेदारी, जिसमें कोई विशेष उद्देश्य हो, विशेष कोई उद्देश्य। अर्थात मान लीजिए कोई आप भवन बना रहे हो, तो साझेदारी कहां तक रहेगी, जब तक भवन का निर्माण पूरा ना होगा तब तक। भवन बन करके तैयार हुआ, साझेदारी स्वतः क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये विशेष उद्देश्य के लिए कोई साझेदारी थी, इसलिए इसको विशेष साझेदारी कहते हैं। जिसका कोई विशेष उद्देश्य न हो उसको अपन ऐच्छिक साझेदारी कहते हैं। इच्छा के अनुसार साझेदार क्या हो सकते हैं, साझेदारी को समाप्त कर सकते हैं। फिर इसके बाद में है वैधता के आधार पर। वैधता के आधार पर साझेदारी दो प्रकार की होती है, वैध साझेदारी और अवैध साझेदारी। वैध साझेदारी किसे कहते हैं, ऐसी साझेदारी जो अपने राष्ट्रीय नीति के अनुसार हो, जो राष्ट्रीय नीति और लोक नीति यानी सरकार के जो भी नीतियां हैं, नियम बनाए हुए हैं, उस अधिनियम के अनुसार हो, तो उसको तो बोलेंगे वैध साझेदारी, लीगल पार्टनरशिप। और जो इलीगल पार्टनरशिप किसे कहते हैं, जो नीति के विरुद्ध हो, अधिनियम के विरुद्ध हो, कानून का हनन करती हो, उसको बोलेंगे अवैध साझेदारी। अब अवैध साझेदारी की कोई कंडीशन है, वो एक बार कंडीशन आप कंफर्म एक बार देख लो। अवैध साझेदारी किन किन कंडीशनों में अनिवार्य हो जाती है अवैध साझेदारी। सबसे पहले तो है अवैध साझेदारी के बारे में अपन कह रहे हैं, व्यवसाय अवैध होने पर। आपका व्यवसाय अगर पहले से अवैध है तो उसको अपन अवैध साझेदारी कहेंगे। उसके बाद में आपका कोई शत्रु देश का नागरिक है,
शत्रु देश का नागरिक है वो आपका क्या है, साझेदार है। अगर शत्रु देश का नागरिक साझेदार है तो भी साझेदारी क्या हो जाएगी, अवैध हो जाएगी। और जो भी अधिकतम सीमा है, सदस्यों की जो अधिकतम सीमा है उससे अधिक सदस्य हो जाएंगे तो भी आपकी साझेदारी क्या हो जाएगी, अवैध मानी जाएगी। या फिर साझेदारों की संख्या घट करके एक हो जाए, साझेदारों की संख्या घट करके अगर एक हो जाए तो भी आपकी साझेदारी क्या हो जाएगी, अवैध मानी जाएगी। या फिर न्यायालय के द्वारा उसको अवैध, या फिर न्यायालय के द्वारा उसको अवैध घोषित कर दिया है तो भी साझेदारी क्या मानी जाएगी, अवैध मानी जाएगी। 3-4 कंडीशन है अवैध साझेदारी के, बाकी क्या हो जाएगी अपनी वैध साझेदारी। इसके अलावा जो भी है वो वैध साझेदारी में आ जाएगा। ठीक है, ये थे अपने साझेदारी के प्रकार। ये मोस्टली ध्यान रखना है कि 4 आधार है। दायित्व के आधार पर 2 प्रकार के, सीमित दायित्व, असीमित दायित्व। समय के आधार पर 2 प्रकार के, निश्चित और अनिश्चितकालीन। उद्देश्य के आधार पर भी 2 प्रकार के, ऐच्छिक और विशेष। और वैधता के आधार पर भी 2 प्रकार के हैं, वैध और अवैध साझेदारी। ठीक है, इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, साझेदारों के पूंजी खाते। साझेदारों के पूंजी खाते। पूंजी खाते कितने प्रकार के होते हैं, पूंजी खातों में कौन कौन से खाते बनते हैं, इसके बारे में कौन कौन सी पूंजी खातों में कौन से खाते में कौन सी मद आएगी, इसके बारे में पूरा वर्णन से पढ़ेंगे। साझेदारों के पूंजी खाते। पूंजी खातों को 2 आधार पर अपन बांट सकते हैं। परिवर्तनशील पूंजी विधि से, एक होता है स्थायी पूंजी विधि। परिवर्तनशील पूंजी विधि और स्थायी पूंजी विधि। परिवर्तनशील पूंजी विधि में केवल एक खाता बनेगा जिसको अपन बोलेंगे पूंजी खाता, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट। स्थायी पूंजी में 2 खाते बनेंगे, एक बनेगा पूंजी खाता और दूसरा बनेगा चालू खाता, जिसको अपन बोलते हैं करंट अकाउंट। एक तो आ जाएगा कैपिटल अकाउंट, दूसरा आ जाएगा करंट अकाउंट। जबकि परिवर्तनशील पूंजी विधि में केवल एक खाता बनेगा, कौन सा, कैपिटल अकाउंट। ये मोस्टली अपन को ध्यान रखना है। अब इसमें कंफ्यूज तो अपन यहाँ पे हो जाते हैं कि 2 खाते किस में बनते हैं, परिवर्तनशील पूंजी विधि में बनते हैं या फिर स्थायी पूंजी विधि में। तो अपन को ये ध्यान रखना है, मान लीजिए एक मानव है जिसके 2 पैर होते हैं, वो क्या माना जाता है, स्थायी मान लो। और जिसके एक पैर कटा हुआ है, एक ही पैर है, उसको अपन क्या बोलेंगे, अस्थायी, या फिर उसको आप बोल लो अपरिवर्तन। तो मोस्टली अपन को यही ध्यान रखना है, जिसके दोनों पैर हैं, मौजूद है, उसको अपन स्थायी मानेंगे। यानी 2 खाते किसमें बनेंगे, स्थायी पूंजी विधि में, एक खाता किसमें बनेगा, परिवर्तनशील पूंजी विधि में। परिवर्तनशील पूंजी में केवल कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, जबकि जो भी स्थायी पूंजी विधि है इसमें कैपिटल प्लस करंट अकाउंट दोनों बढ़ेंगे। ठीक है, अब अपन को ये ध्यान रखना है कि कैपिटल अकाउंट में, परिवर्तनशील पूंजी विधि में जो भी कैपिटल अकाउंट बनता है उसमें कौन कौन सी मद आएगी, और स्थायी पूंजी विधि में जो भी कैपिटल अकाउंट बनता है उसमें कौन कौन सी मद आएगी, इसके बारे में अपन को मोस्टली ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे स्थायी पूंजी विधि। सबसे पहले स्थायी पूंजी विधि के बारे में अपन पढ़ेंगे। हेडिंग लगाना है स्थायी पूंजी विधि। स्थायी पूंजी विधि में 2 खाते बनते हैं। सबसे पहले कौन सा बनेगा, पूंजी खाता। मैं यहाँ पे पूंजी खाता बना रहा हूं, कैपिटल अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर LF और अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर LF
और ये अमाउंट आ जाएगा। अब अपन को क्या ध्यान रखना है, जो भी इस साइड में यहाँ पे पहले लिखेंगे डेट, डेट आप लिख लीजिए, मान लीजिए 2018 अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी। जो भी पूंजी का प्रारंभिक शेष है वो तो आप क्या जाएगा सीआर पक्ष में। ये कौन सा पक्ष है, सीआर पक्ष है। ये कौन सा है, डेबिट साइड, वो है क्रेडिट साइड। जो भी आपकी पूंजी है वो यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि 2 है ए और बी, तो ए और बी करेंगे। यहाँ पर भी जैसे कि 2 है ए और बी, तो ए और बी करेंगे अपन, ठीक है। और उनके कॉलम में ए की पूंजी ए के कॉलम में, बी की पूंजी बी के कॉलम में। फिर इसके बाद में देखिए, अगर वो स्थायी रूप से कोई पूंजी लगवाता है और एडिशनल अगर कैपिटल वो लगवाता है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। जिस डेट को वो लगवाएगा यहाँ पर डेट लिखना है। फिर उसके बाद में बाय बैंक अकाउंट, जिस डेट को वो पूंजी लगवाएगा वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद में प्रविष्टि इस साइड हो जाएगी क्रेडिट साइड में, और बाय बैंक करेंगे। अगर ए लगवाता है तो ए के खाते में, बी लगवाता है तो बी के खाते में। अगर दोनों लगवाते हैं दोनों खाते में, जितनी जितनी लगवाते हैं उतने उसके खाते में लिख देना है, ठीक है। यानी अतिरिक्त पूंजी लगवाने पर, यहाँ पे मैं लिख देता हूं एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल अगर वो लगवा रहे हैं तो आप क्या जाएगी इस साइड बाय बैंक। अगर आपके पहले से कोई पूंजी लगवाई हुई है और ए और बी या इनमें से कोई व्यक्ति अगर स्थायी रूप से पूंजी को निकाल रहे हैं, परमानेंट रूप से अगर किसी कैपिटल का विड्रॉल कर रहे हैं, तो वो किस साइड आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। उसको अपन यहाँ पे जिस डेट को वो विड्रॉल कर रहे हैं उस डेट को अपन यहाँ पे लिख देंगे। फिर टू लिखेंगे बैंक, क्या लिख देंगे, टू बैंक। और जिस डेट को वो विड्रॉल कर रहे हैं, जितनी राशि विड्रॉल कर रहे हैं वो डेट, वो राशि यहाँ पे लिख देंगे और वो डेट यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में भी शेष बचेगा, वो 31 मार्च की बात है, यानी वर्ष के अंतिम में। ये वर्ष का प्रारंभिक डेट है और 31 मार्च वर्ष का अंतिम डेट है। वहां पे अपन लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी। क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आ जाएगी, बीडी का अर्थ बिगनिंग बैलेंस यानी प्रारंभिक पूंजी यहाँ पर आ जाएगी, और अंतिम पूंजी क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर अपन लिख देंगे। ये है परमानेंट रूप से पूंजी विड्रॉल करने का। इसके बाद में अपन क्या कर देंगे, इसका योग कर देंगे। मोस्टली इसमें हमेशा सीआर शेष आएगा। स्थायी पूंजी विधि में पूंजी का हमेशा सीआर शेष आता है, सदा सीआर शेष ही इसका रहेगा। इसके बाद में अपन बनाएंगे करंट अकाउंट। 2 खाते बनते हैं स्थायी पूंजी विधि में, एक बनता है पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट, और दूसरा बनता है चालू खाता जिसको अपन बोलेंगे करंट अकाउंट। यहाँ पे अपन बना रहे हैं करंट अकाउंट। ये और भी आ जाएगा, एलएफ आ जाएगा, ये पर्टिकुलर डेट, ए और बी यहाँ पर आ जाएगा एलएफ, और ये डेट आ जाएगा। ये डीआर शेष है, ये सीआर शेष है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, कैपिटल अकाउंट अपन ने बना दिया, केवल पूंजी का ही लेन देन होगा इसमें, और किसी का नहीं होगा। अदरवाइज लेन देन है वो इसमें नहीं आएंगे। पूंजी को छोड़ करके शेष सभी लेन देन किस में आ जाएंगे, करंट अकाउंट में आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो अपन को यहाँ पे लिखना है डेट, प्रारंभिक डेट, और यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। यहाँ पे एलएफ है और यहाँ पर ए और बी का अमाउंट आ जाएगा, और यहाँ पर भी ए और बी का अमाउंट। अब देखिए बाय बैलेंस बीडी क्यों लिखा, अगर आपके प्रश्न में करंट अकाउंट का शेष दिया हुआ है, करंट अकाउंट का अगर बैलेंस आपके पास में पड़ा है कोई प्रारंभिक बैलेंस, तो वो अपन लिख देंगे सीआर पक्ष में। करंट अकाउंट के सीआर पक्ष में अगर आपके प्रश्न में दिया हुआ है करंट अकाउंट का शेष, तो वो अपन लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद में ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सीआर शेष ही दिया हो, करंट अकाउंट का डीआर शेष भी हो सकता है, और प्रश्न में यह भी दिया हो सकता है कि करंट अकाउंट का डेबिट शेष, ठीक है। नाम शेष भी हो सकता है, तो नाम शेष यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे जो डेट लिखेंगे अपन, फिर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। अगर आपके प्रश्न में करंट अकाउंट का डेबिट शेष दिया हुआ है तो डेबिट साइड में, अगर आपके करंट अकाउंट का क्रेडिट शेष दिया हुआ है तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। दोनों तरफ हो सकता है, जबकि पूंजी का हमेशा क्रेडिट शेष होता है, और स्थायी पूंजी विधि में पूंजी का हमेशा क्रेडिट शेष ही रहेगा, ठीक है। जबकि करंट अकाउंट में
आपके करंट अकाउंट का चालू खाते का अगर सीआर शेष दिया हो तो सीआर के पक्ष में लिखेंगे, अगर आपके करंट अकाउंट का डीआर शेष दिया हो तो अपन डीआर के पक्ष में लिख देंगे। ये मोस्टली अपन को ध्यान रखना है, क्योंकि करंट अकाउंट सीआर डीआर दोनों शेष हो सकते हैं। फिर इसके बाद में क्या लिखेंगे, इसके बाद में अगर सभी, इस साइड वो मत लिखेंगे जो पार्टनर्स के फायदा हो रहा है, जो पार्टनर्स के प्लस पॉइंट है वो लिखेंगे इस साइड, जो पार्टनर्स के माइनस यानी नेगेटिव पॉइंट है वो लिखेंगे डीआर पक्ष में। अब प्लस पॉइंट कौन से हो सकते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज आ जाएगा यहाँ पर। पूंजी पर ब्याज यानी पूंजी में वृद्धि करता है, पार्टनर्स की पूंजी में वृद्धि करेगा तो वो लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद में क्या आ जाएगा, बाय पार्टनर सैलरी, कमीशन, बोनस वगैरह सब इस साइड आ जाएगा। ठीक है, यानी जो भी पार्टनर्स के पूंजी में वृद्धि करता है, प्लस पॉइंट है वो सब इस साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स की पूंजी में वृद्धि करेगा, सैलरी पार्टनर्स की पूंजी में वृद्धि करेंगे, कमीशन भी वृद्धि करेगा और बोनस भी वृद्धि करेगा। फिर इसके बाद में और क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो अगर पी एंड एल अकाउंट में आप जो नेट प्रॉफिट होता है उसका समायोजन करने के बाद में शेष जो राशि बचती है, अगर आपके प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है तो वो साझेदारों की पूंजी में वृद्धि करने वाला है, और प्रॉफिट हो रहा है तो अपन लिखेंगे सीआर पक्ष में, जिनका भी प्रॉफिट जितना जितना आ रहा है उसके खाते में अपन लिख देंगे। फिर इस साइड देखिए क्या लिखेंगे, इस साइड में माइनस नेगेटिव पॉइंट होना चाहिए, यानी साझेदारों के क्या लिख देंगे, टू ड्रॉइंग अकाउंट, यानी साझेदारों के जो भी आहरण खाते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट है, वो सब किस में लिखेंगे अपन, ए और बी में। यानी वर्ष के दौरान साझेदारों ने कितनी कितनी राशि निकाली है निजी प्रयोग के लिए, उसको अपन लिख देंगे डीआर पक्ष में। वो साझेदारों की पूंजी में क्या करेगी, कमी करेगी। फिर इसके बाद में जो पूंजी निकाली उसके ऊपर ब्याज भी लगेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जो भी साझेदारों का आहरण है उसके ऊपर कितना ब्याज लगा वो तो साझेदार को नुकसान है, वो तो साझेदार को वापस फर्म को चुकाना पड़ेगा, तो अगर वो चुकाना पड़ेगा तो वो माइनस पॉइंट है यानी नेगेटिव पॉइंट है, तो उसको अपन किस में लिखेंगे, डीआर पक्ष में। बस इतना ही अपन को ध्यान रखना है कि साझेदार को जो प्लस पॉइंट है, जो साझेदार को फायदा हो रहा है वो तो लिखेंगे अपन सीआर पक्ष में, जो साझेदार को नुकसान हो रहा है वो अपन किस साइड लिखेंगे, डीआर पक्ष में। मोस्टली अपन को यही ध्यान रखना है, तो आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, एक भी प्रविष्टि रॉन्ग नहीं होगी। रही बात ये स्थायी पूंजी विधि में, पूंजी खाते में केवल पूंजी का लेखा किया जाएगा, उसके बाद में शेष सभी लेन देन किस में किए जाएंगे, करंट अकाउंट में। ये मोस्टली अपन को ध्यान रखना है। इसके बाद में अपन क्या कर देंगे, अंतिम प्रविष्टि कर देंगे, और जो भी शेष बचेगा उसको किस में लिखेंगे, बैलेंस शीडी। यहां पर भी हो सकता है बाय बैलेंस शीडी, यहां पर भी हो सकता है। यानी चालू खाते का शेष, करंट अकाउंट का शेष डीआर भी हो सकता है, सीआर भी हो सकता है, इसका कोई स्थायी नहीं होता है। जबकि स्थायी पूंजी विधि में पूंजी खाते का शेष हमेशा सीआर होता है, क्रेडिट शेष होता है। जबकि करंट अकाउंट का शेष डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट शेष भी हो सकता है। तो इसमें आपको ध्यान रखने की बात यह है, इसमें जो भी प्रविष्टि करेंगे वो प्रविष्टि सीआर पक्ष में साझेदारों के फायदा, डीआर पक्ष में फर्म को फायदा या फिर साझेदारों को नुकसान। ठीक है, ये मोस्टली थी अपने स्थायी पूंजी विधि में पूंजी खाते बनाना। इसके बाद में है परिवर्तनशील पूंजी विधि। अगला कौन सा है, परिवर्तनशील। परिवर्तनशील में ही जो दो खाते बनाए ना अपन ने, वो सब एक ही खाते में आ जाएगा, केवल कैपिटल अकाउंट में। जो दो खाते अपन ने बनाए हैं वो सब किस में आ जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में। वो भी एक बार देख लेते हैं अपन। परिवर्तनशील पूंजी विधि जिसमें केवल एक खाता बनता है और उसमें पूंजी का शेष डीआर सीआर हो सकता है। ठीक है, जबकि स्थायी पूंजी विधि में पूंजी खाते का शेष हमेशा सीआर होता था और बाकी का कोई फिक्स नहीं था। दूसरी विधि पर पढ़ रहे हैं, परिवर्तनशील पूंजी विधि।
और इसमें केवल एक ही खाता बनता है, कौन सा? पूंजी खाता, जो अपन अभी बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट। ए और बी, एलएफ पर्टिकुलर डेट, ए और बी इसमें आ जाएगा एलएफ डेट और ये पर्टिकुलर आ जाएगा, डीआरसीएस और सीआरसीएस। ये मोस्टली अपन को ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में देखिए, सबसे पहले तो वही काम करना है जो अपन ने स्थायी पूंजी विधि में पूंजी खाता बनाते वक्त किया था। यहाँ पे डेट, फिर क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी। एलएफ आ जाएगा, ए और बी के कॉलम में जो भी राशि थी उसकी प्रारंभिक पूंजी थी वो अपन ने लिख दिया। फिर इसके बाद में अगर आप स्थायी और पूंजी लगवा रहे हो, एडिशनल कैपिटल लगवा रहे हो, तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक और कोष्टक में लिख देंगे एडिशनल कैपिटल। ठीक है, टू बैंक अकाउंट। और जो भी जितनी भी कोई भी एडिशनल कैपिटल लगवा रहा है तो उसके खाते में अपन लिख देंगे। फिर इसके बाद में शेष सभी वो करंट अकाउंट वाली मद आ जाएगी, कौन सी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय सैलरी, कमीशन, बोनस। फिर इसके बाद में बाय पी एंड एल अकाउंट, अगर आपके प्रॉफिट हो रहा है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। इस साइड क्या आ जाएगा? टू बैंक अकाउंट, अगर परमानेंट रूप से आप पूंजी का यानी कैपिटल का विड्रॉल कर रहे हो तो वो यहाँ पर आ जाएगा ए और बी के कॉलम में। फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा? टू ड्राइंग, ड्राइंग ए और बी ने जितना भी किया है वर्ष के दौरान वो ड्राइंग आ जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसके बाद में अगर आप यहाँ पर आ जाएगा पी एंड एल अकाउंट, और जो भी लॉसेज हो रहा है वो लॉस यहाँ पर लिख देंगे। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इस साइड, लॉस हो रहा है तो इस साइड आ जाएगा। फिर इसके बाद में अपन क्या कर देंगे? इसको क्लोज कर देंगे अकाउंट को। यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस शीडी, अगर आपके डीआर सीआर शेष रहता है तो बैलेंस यहाँ पर आ जाएगी, अगर आपके डीआर शेष रहता है तो बैलेंस यहाँ पर आ जाएगी बाय बैलेंस सीडी यहाँ पर आ जाएगा। यानी ये मैं स्पीड से यूँ बता रहा हूँ क्योंकि जो अपन ने स्थायी पूंजी विधि में दो खातों में अपन ने जो अलग अलग मदें लिखी थी उसको सभी को एक खाते में लिखना है, बस इतना ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं। अब रही बात, ये मोस्टली स्टूडेंट के यही प्रॉब्लम रहती है, यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि और स्थायी पूंजी खाता विधि से खाते कब खोले जाएंगे। इसकी कोई न कोई तो संकेत होगा। तो या तो प्रश्न में दिया होगा, या तो प्रश्न में दिया होगा कि आपको स्थायी पूंजी विधि से पूंजी खातों को बढ़ाना है, या फिर प्रश्न में नहीं दिया हुआ है तो प्रश्न में आपको दिया होगा चालू खाते का शेष, चालू खाते का बैलेंस आपको दिया होगा, शेष आपको दिया होगा कि चालू खाते का शेष इतना है, पूंजी खातों का शेष इतना है, आपको क्या करना है? पूंजी खाते बढ़ाने हैं। और आपको स्पष्ट रूप से लिखा हुआ नहीं है, तो अगर आपके प्रश्न में चालू खाते का शेष दिया हुआ है तब तो आपको स्थायी पूंजी विधि से पूंजी खाते बढ़ाने हैं, यानी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बढ़ाने हैं। अगर आपके चालू खाते का शेष नहीं दिया हुआ और प्रश्न में लिखा हुआ कि स्थायी पूंजी विधि से बढ़ाओ, तो भी आपको बढ़ाने पड़ेंगे दोनों, कैपिटल और करंट। यहाँ फिर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, चालू खाते का शेष भी नहीं दिया हुआ है और स्थायी विधि से लिखा हुआ भी नहीं है प्रश्न में, तो आपको केवल परिवर्तनशील पूंजी विधि से ही प्रश्न हल करना है। आपको स्थायी पूंजी विधि से हल करने के यानी करंट और कैपिटल बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा? कैपिटल है। दो ही हिंट मिलेगी, या तो प्रश्न में लिखा होगा स्थायी पूंजी विधि से प्रश्न को हल कीजिए, या फिर आपके करंट अकाउंट का शेष दिया होगा। दोनों में से कोई भी एक अगर हिंट मिल जाए या फिर दोनों मिल जाए तब तो आपको स्थायी पूंजी विधि से यानी दोनों खाते बढ़ाने पड़ेंगे, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। अगर दोनों इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप परिवर्तनशील पूंजी विधि से हल करोगे। किससे? परिवर्तनशील, यानी केवल आपको कैपिटल अकाउंट ही बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये था अपने पूंजी खाते। इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले वीडियो।